चलिए आज देखते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। देखिए दो वर्ड होते हैं, फीलिया और फोबिया। फीलिया यानी होता है लव और फोबिया यानी होता है फियर। हीम यानी होता है ब्लड, तो हीमोफीलिया यानी हीम ब्लड प्लस फीलिया यानी लव, यानी इसका मीनिंग होता है लव ब्लीडिंग। ऐसे पर्सन जिनको कंटिन्यूसली ब्लीड होते रहता है उसको हीमोफीलिक पर्सन बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स का होता है हीमोफीलिया, टाइप ए और टाइप बी। कंजेनिटल कंडीशन, जेनेटिकल कंडीशन है, ये एक्स लिंक रेसेसिव होता है। इसमें होता क्या है कि जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स रहते हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। देखिए ये होता है डिफिशियंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। तो कोगुलेशन फैक्टर का रोल क्या रहता है और कोगुलेशन फैक्टर रहते हैं क्या हमारी बॉडी में। जब भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है, जहाँ हमारी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बहने लगता है, तो कुछ टाइम बाद वो ब्लड अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो वो ब्लड को स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी में दो मैकेनिज़्म होते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म, जो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है जब भी ब्लड एक्सेसिवली बाहर निकलता है वेसल से, तो वहाँ पे उस जहाँ पे लीकेज होता है वहाँ पे प्लेटलेट क्लम्प फॉर्म हो जाता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो जाता है। प्लेटलेट वहाँ के वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से जाके अटैच होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड और थर्ड से एक प्लेटलेट से सेकंड प्लेटलेट अटैच हो जाता है। तो ऐसे जाके वहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट फॉर्म हो जाता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है। लेकिन ये टेम्परेरी मैकेनिज़्म है, इसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज़्म रहता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, जो होता है कोगुलेशन फैक्टर्स की वजह से। हमारी बॉडी में कोगुलेशन फैक्टर टिश्यू में रहते हैं और ब्लड में रहते हैं। जो टिश्यू में रहते हैं उसको एक्सटेंसिव फैक्टर बोलते हैं, जो टिश्यू इंजरी के साथ एक्टिवेट होते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं जो हमारे ब्लड में रहते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड को एक्सेसिव ब्लड जो जहाँ पे भी एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है वेसल से, वहाँ पे जाके फाइब्रिन की एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। फाइब्रिन जो होता है मोनोमर प्रोडक्ट होता है, उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे धागे टाइप का प्रोडक्ट होता है। तो फाइब्रिन की लेयर फॉर्म होती है। फाइब्रिन की लेयर जहाँ पे वो जो लीकेज वाली वेसल से उसको सील कर देती है और उसके बाद से वहाँ पे ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं, इंट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर जो होता है फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो जो फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी 8 नंबर फैक्टर्स की होती है उसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं। ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। और 9 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी होता है, उसको क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं 1 to 13, जिसमें 8 एंड 9 नंबर की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी होता है। तो होता क्या है ये एक्स लिंक रेसेसिव, इसका इंपॉर्टेंस क्या। देखिए जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। तो जो भी जीन रहता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी उसकी अपोजिट जीन में रहती है। जैसे कि हीमोफीलिया की कॉपी एक ये X क्रोमोसोम पे होंगी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ये X क्रोमोसोम पे होंगी। तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल कभी भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर्स में अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि सपोज़ ये कॉपी अगर उसकी डिफेक्टिव हो भी जाए तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी वर्क करती है। इसलिए फ़ीमेल हमेशा कैरियर्स होती है, वो कभी भी अफेक्ट नहीं होती है डिसीज़ से। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है, मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है उसमें सिंगल कॉपी होती है और अगर वही डिफेक्टिव हो जाए तो वो हीमोफीलिया जैसे प्रेजेंट होता है। तो मेल जो होते हैं वो हमेशा अफेक्टेड रहते हैं एक्स लिंक रेसेसिव में, और फीमेल जो होती है कैरियर्स होती है, यानी उनके जेनेटिकल डिफेक्ट होता है लेकिन उनमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। कैरियर्स का इंपॉर्टेंस होता है कि आगे चल के अगर वो फीमेल कोई नॉर्मल पर्सन से शादी करती है तो उसके चांसेस 4 में से 2 बच्चों के चांसेस है कि उनको हीमोफीलिया होगा। ठीक है, उसकी सारी जो बच्चे या डॉटर्स रहेंगी वो भी कैरियर्स रहेंगी, लेकिन 50% जो उसके सन रहेंगे उसमें से 50% अफेक्टेड रहेंगे। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंसी क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव है, और इसमें टिपिकली फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री स्पेशली मैटरनल जो होता है, क्योंकि जो होती है फीमेल्स हमेशा कैरियर्स होती है, इसलिए उनकी फैमिलीज़ में जो मेल होते हैं जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल, मैटरनल मेल्स जो होते हैं कज़िन्स, वो हमेशा अफेक्टेड रहते हैं। तो इसमें यही है, देखिए ये कैरियर फीमेल है, इसने एक नॉर्मल पर्सन से शादी की, तो 50% जो डॉटर है वो भी कैरियर हो गई और 50% जो सन है उसके अफेक्टेड हो गए। बाकी ये जो 50% है, 50% जो है रिमेनिंग बचे हुए वो सब नॉर्मल है। तो
कैरियर्स का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि वो अगर नॉर्मल पर्सन से शादी करती है फीमेल तो उसके 50% डॉटर्स जो होती है वो भी कैरियर्स होती है और 50% मेल जो होते हैं वो हीमोफिलिक होते हैं, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया भी हीमोफिलिक कैरियर्स थी। तो हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म क्या है? प्राइमरी मैकेनिज़्म यही है, देखिए वेसल्स की वॉल है, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, ये वेसल्स की वॉल पे सबसे पहले वॉन विलिब्रेंट फैक्टर अटैच होता है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1b से प्लेटलेट्स को अटैच करता है। जैसे ये प्लेटलेट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से अटैच होता है, इसमें जो ग्रैनुल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, अल्फ़ा और डेंस ग्रैनुल्स। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी और थर्ड ए ये अटैच होता है और यहाँ से फिर से एक प्लेटलेट अटैच हो जाता है। ऐसे करके यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है जहाँ पे वेसल्स है और ये वेसल्स को वो सील कर देता है। लेकिन ये काफ़ी टेम्परेरी मैकेनिज़्म है, इसके लिए हमको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पे कन्वर्ट होना पड़ता है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस यही है, एक्सटेंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। देखिए एक्सटेंसिक पाथवे जो होता है फैक्टर 7 जो होता है वो हमेशा टिश्यू को जब इंजरी होती है, जब भी हमको ट्रॉमा होता है या फिर कोई इंजरी होती है तो वो टिश्यू में वहाँ पे फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्सटेंसिव फैक्टर होता है। इंट्रेंसिव फैक्टर जो होता है वो फैक्टर 12, 11, 9, 8 और फिर 10 जो होता है कॉमन पाथवे में आता है। तो ये ऐसी सीरीज़ से एक्टिवेट होते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है वो एक्टिवेटेड फैक्टर्स है। उसके बाद जो होता है फाइनली फैक्टर 8 जो होता है, फैक्टर 8 में एक्टिवेट होता है कैल्शियम की हेल्प से। फाइनली फैक्टर 7 और फैक्टर 8 जो होते हैं फैक्टर 10 को कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर 10 फैक्टर 5 की इससे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फाइनली जो होता है फाइब्रिनोजन जो होता है उससे फाइब्रिन बनता है। मोनोमर मिलके मोनोमर यानी सिंगल यूनिट, उसके बाद वो कंबाइंड होके पॉलीमर बनाते हैं और वहाँ पे जो फैक्टर 13 की हेल्प से, जिसको क्लॉट स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, एक फाइनली क्लॉट फॉर्म करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे होता है जनरली। मेन एम कोagulation फैक्टर्स का होता है फाइब्रिन की लेयर फॉर्म करना, लेकिन जो फाइब्रिन होता है फाइब्रिनोजन हमारे टिश्यू में होता है, उससे फाइब्रिन के मोनोमर निकलते हैं, वो मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं और वो पॉलीमर वहाँ पे क्लॉट फॉर्म होता है। तो फाइब्रिनोजन फैक्टर 2 है। तो फाइब्रिनोजन को हेल्प करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन फॉर्म होता है, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ऐसे हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों साथ में काम करते हैं। तो जब भी इंट्रिंसिक फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है तो इंट्रिंसिक फैक्टर वर्क नहीं कर पाते, इंट्रिंसिक फैक्टर वर्क नहीं कर पाता तो फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं हो पाता है। फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं हो पाते तो फाइब्रिन की लेयर फॉर्म नहीं होती है। ये डिपेंड करता है इसकी सीवियरिटी पे। देखिए ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 फॉर्म में उसको डिवाइड किया है। माइल्ड फॉर्म जो होता है उसमें फैक्टर 8 की एक्टिविटी 5% से ज़्यादा होती है, मॉडरेट में 1 to 5% और बहुत जो सीवियर होता है उसमें लेस देन 1% के नीचे उसकी एक्टिविटी होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रिक्वेंसी सीवियर की ही ज़्यादा रहती है। सीवियर का प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, उनको है ना फ्रिक्वेंसी इन स्पॉन्टेनियस डीप टिश्यू हेमरेज एंड द हेमार्थोसिस। छोटी सी इंजरी में भी उनको बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्शन होता है, हीमेटोमा फॉर्मेशन होता है और उनको फ्रिक्वेंट और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता है। बल्कि माइल्ड केसेस में हमेशा जो मेजर सर्जरीज होती है उसके बाद ही ऐसा देखा गया है कि उनमें ब्लड स्टॉप नहीं हो पाता है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है हीमोफिलिक पेशेंट्स का, हमेशा ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंटेशन होगा। तो ब्लीडिंग सारी जगह से हो सकती है, ओरल ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट हमेशा इन्वॉल्व होते हैं और मेनली लार्ज जॉइंट होते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट होता है वो नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। हीमोफिलिक 90% हीमोफिलिक पेशेंट नी जॉइंट के स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनाइटो यूरिनरी होता है, यूरिन में ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है, इंट्रामस्कुलर ब्लीड होता है, कभी कभी मसल्स में भी हीमेटोमा फॉर्मेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जनरली हीमोफिलिक पर्सन जो होता है वो हमेशा ब्लीडिंग, जो माइल्ड, जो मॉडरेट और सीवियर क्लासिफिकेशन में आते हैं वो हमेशा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं।
टारगेट जॉइंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक जॉइंट होता है जहाँ पे रिपीटेडली इंजरी होती है, रिपीटेडली हीलिंग होती है, इंजरी होती है, ऐसा विशियस साइकिल चलते जाता है। और फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कभी कभी सिस्ट फॉर्म हो जाती है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और एंड रिजल्ट होता है वो जॉइंट होता है इमोबाइल हो जाता है, यानी पेशेंट चल नहीं पाता है नॉर्मली। और ऐसे जॉइंट को टारगेट जॉइंट भी बोलते हैं या फिर हीमोफिलिक ऑर्थोपैथी भी बोलते हैं। ठीक है, जो जॉइंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में इंट्रामस्कुलर हीमेटोमा भी कॉमन है। कहाँ पे कॉमन है, काफ की मसल्स पे, थाई पे, फोर आर्म पे और बटक पे। इंट्राक्रैनियल हैमरेज भी हो सकता है पेशेंट को, जिसके कारण उसकी डेथ हो सकती है। तो जनरली मेन प्रेजेंटेशन हीमोफिलिक पेशेंट्स का ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग मोर देन वन साइड। इंट्रामस्कुलर हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी हो सकता है, ओरल हो सकता है, जीआईटी ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर इंट्राक्रैनियल हैमरेज भी हो सकता है, जिसके मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये पिक्चर से ये पहला वाला है, इंट्रामस्कुलर ब्लीडिंग है, उसको मसल्स में हीमेटोमा फॉर्म हो गया, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्यूडो ट्यूमर भी बोलते हैं। दूसरा है ये जॉइंट में है, ये नी जॉइंट में उसको स्वेलिंग है, जहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग हो गई है जॉइंट की। ठीक है, ये कोगुलेशन फैक्टर और प्लेटलेट डिसऑर्डर में डिफरेंस है। प्लेटलेट में हमारी बॉडी पे हमको ऐसे पैटेचीज फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, यानी डार्क स्पॉट फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। लेकिन कोगुलेशन डिसऑर्डर रहा तो जॉइंट में स्वेलिंग आता है। ठीक है, एक्सटर्नली कुछ नहीं दिखता लेकिन हीमेटोमा फॉर्म हो जाता है। ये उसका एक्सरे पिक्चर है, देखिए ये इसका जॉइंट स्पेस है, जो इंट्रा आर्टिकुलर स्पेसेस है वो रिड्यूस हो गया और ये जॉइंट पूरा इमोबाइल हो गया। जॉइंट में स्वेलिंग आ गई और वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है और इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब अप्रोच कैसे करते हैं कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को। पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी अगर डेफिनेशन पूछे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिपीटेड एपिसोड ब्लीडिंग मोर देन वन साइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी हीमोफिलिक पेशेंट या प्लेटलेट डिसऑर्डर का पेशेंट है, अगर कोई डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से जिसमें वो क्राइटेरिया में फिट होता है, तो ब्लीडिंग मोर देन वन साइड, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एंड द ब्लीडिंग डिसप्रोपोर्शनेट टू डिग्री ऑफ ट्रॉमा, यानी कि एकदम माइनर इंजरी हुई है, माइनर ट्रॉमा भी हुआ है पेशेंट को, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, वो डिसप्रपोर्शनेट है ट्रॉमा से ब्लीडिंग जो है, और मोर देन वन साइड, मसल्स में भी ब्लीड हो रहा है, जीआईटी में भी, गैस्ट्रोयूरिनरी भी, जॉइंट्स में भी ब्लीड हो रहा है। सेकेंड स्टेप जो होती है वो हो गई फर्स्ट स्टेप की, सस्पेक्ट करना है हमको। ये 3 कंडीशन है, पहला कि मोर देन वन साइड, दूसरा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, तीसरा है कि डिग्री ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। सेकेंड स्टेप में हमको ये करना है कि वेदर इट इज़ एक्वायर्ड और हेरिडिटरी, या तो ये कंजेनाइटल है या फिर ये एक्वायर्ड है। दूसरा बात है कि या तो वेसल्स की प्रॉब्लम है, या प्लेटलेट का प्रॉब्लम है, या कोगुलेशन का प्रॉब्लम है। तीसरा स्टेज होता है कि हमको स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, और चौथा होता है स्पेशल टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम जो होता है प्लेटलेट के लिए होता है, सीबीसी काउंट होता है नॉर्मल, जिसमें हमको प्लेटलेट काउंट या फिर कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है। दूसरा होता है क्लॉटिंग टाइम जो होता है, क्लॉटिंग टाइम कोगुलेशन फैक्टर के लिए होता है, जिसमें हम लोग पीटी, एपीटीटी और थ्रोम्बिन टाइम करते हैं। पीटी जो होता है ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर को शो करता है, और ईपीटीटी जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को शो करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर 12, 9, 8 और 12, 9, 8 और 11 ये जो होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, और फैक्टर 7 जो होता है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। 12, 9, 8 और 11 ये जो होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो स्पेशल टेस्ट है उसमें होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडी। अगर प्लेटलेट प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिफेक्टिव है, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पा रहे, या प्लेटलेट एडिशंस नहीं हो पा रहा है, 2 कंडीशंस होती है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट भी डिफेक्टिव होगा या ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी, थर्ड डिफेक्टिव होगा, तो उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडी होता है। दूसरा कोगुलेशन फैक्टर के लिए ऐसे होता है इंडिविजुअल कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशिएंसी है या नहीं है, 8 की डिफिशिएंसी या 9 की डिफिशिएंसी, वो हमको पता चल जाता है। फाइब्रिन प्रोडक्ट और फाइब्रिनोजन के लिए होता है कि फाइब्रिनोजन डिफिशिएंसी तो नहीं है, कोगुलेशन फैक्टर नॉर्मल है लेकिन फाइब्रिनोजन ही नहीं है बॉडी में, या फिर एक्सेसिव डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसके लिए फाइब्रोजन एस्टिमेशन होता है, फाइब्रोजन एफडीपी, फाइब्रोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या डी डाइमर स्टडी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए हम प्लेटलेट काउंट करते हैं और ब्लीडिंग काउंट करते हैं।
प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमें प्लेटलेट के लिए होता है और सेकेंडरी होता है कोगुलेशन फैक्टर के लिए। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हीमोफीलिया में एपीटीटी हमेशा इंक्रीज़ रहेगा और पीटी जो रहेगा नॉर्मल रहेगा। एपीटीटी जो है इंट्रिंसिक फैक्टर को शो करता है, पीटी जो होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर को शो करता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में डिफिशिएंसी यानी 8 और 9 फैक्टर नहीं है, इसलिए एपीटीटी हमेशा इंक्रीज़ रहेगा। लेकिन एपीटीटी दूसरी कंडीशन में भी इंक्रीज़ रह सकता है, जैसे एसिली हो गया या इनिबिटर्स या फिर दूसरे कोगुलेशन फैक्टर जैसे फैक्टर 12 डिफिशिएंसी, फैक्टर 11 डिफिशिएंसी, 9 और 8 डिफिशिएंसी। तो इसमें मिक्सिंग स्टडी करते हैं, पेशेंट का जितना सीरम होता है उतना ही सीरम हम नॉर्मल पेशेंट का मिक्स करते हैं। अगर करेक्शन हो गया तो समझ जाइए कि कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशिएंसी, और इंडिविजुअल कोगुलेशन फैक्टर का ऐसे से उसका लेवल निकालते हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट के मिक्स करने के बाद भी कोगुलेशन नहीं हो रहा है तो एक कोगुलेशन इनिबिटर है या एसएलई है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है हम लोग या तो हीमोफिलिक पेशेंट को फैक्टर 8 प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, या उसको क्रायोप्रेसिपिटेट जिसमें फैक्टर 8 का इम्पॉर्टेंट फैक्टर 8 बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा होता है कि डेस्मोप्रेसिन जो एक ड्रग होता है जो होता है फैक्टर 8 के लेवल को इंक्रीज़ करता है बॉडी में। ठीक है, तो फैक्टर 8 जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, या ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो प्लाज्मा डिराइव होते हैं या रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो आजकल रिकॉम्बिनेंट यूज़ करते हैं क्योंकि प्लाज्मा डिराइव जो फैक्टर्स होते हैं उसमें दूसरी डिसीज़ेस का चांसेस होता है, जैसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV ट्रांसमिशन का चांसेस होता है। इसलिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो यूज़ होता है वो फैक्टर 8 प्रेसिप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट को देते हैं। थैंक यू।